जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था में। आज हम लोग संविधान में कार्यपालिका के अंतर्गत एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। और ध्यान दें, हमने इससे पहले राष्ट्रपति को पढ़ लिया है और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को पढ़ लिया है और उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री को भी हमने पढ़ लिया है दोस्तों। तो ये 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो है कार्यपालिका का ये एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से बहुत अधिक क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे क्या होता है मंत्रिपरिषद और क्या होता है मंत्रिमंडल केंद्रीय स्तर पर। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो पुनः आप एक बार देख लें हम किस श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो है ये सरकार के 3 अंकों को हमको पढ़ना था। तो जिसमें कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। इसमें सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति को पढ़ा, उपराष्ट्रपति को पढ़ा, प्रधानमंत्री को पढ़ा और अब हम लोग आप देख पा रहे होंगे जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मंत्रिपरिषद। इस मंत्रिपरिषद को हम लोग पढ़ेंगे और इसके तहत आप जान सकते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री क्या होता है। इन सबको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब इसमें आगे बढ़ेंगे और पुनः आपका ध्यान हम ले जाना चाहेंगे इसके कुछ मूलभूत बातों पर। उसे हम लोग आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारे देश की जनता होती है उसके बीच में किसी भी कानून को क्रियान्वित करने के लिए या फिर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए जो है जो ढांचा बनाया गया है वो संसद के रूप में हमको मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत तो सबसे शीर्ष पर कौन होता है, सबसे मुख्य स्थान पर होता है राष्ट्रपति। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता यानी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक और पद होता है जो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है यही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है राष्ट्रपति के। और यहीं पर एक पद होता है उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति के कार्यों को उसके ना होने पर संचालित करता है अथवा राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो हमने देखा कि शीर्ष पर राष्ट्रपति है और उसके नीचे जो है प्रधानमंत्री है, उसको सलाह देने के लिए, उसके शक्तियों का उपयोग करने के लिए। और प्रधानमंत्री जो है, चूँकि कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन होगा, कुछ मंत्रियों का गठन होगा और वो सभी मंत्री सामूहिक रूप से राष्ट्रपति की सहायता करेंगे। उसकी शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाए या कहाँ कहाँ किया जाए उसके लिए सहायक होंगे। तो इसी में आपका प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल पूरा होता है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री रहते हैं। तो प्रधानमंत्री के तहत आज हम लोग जो है मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, अंग होते हैं, क्या होता है ये। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं एक नया चैप्टर मंत्रिपरिषद। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। चलिए ध्यान देंगे सबसे पहले पहली लाइन पे जिसमें आपसे कहा गया है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। आपसे पूछा जाता है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की या फिर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्योंकि राष्ट्रपति क्या जाने कि कौन मंत्री कौन विधायक कैसा है, कैसा कैरेक्टर है, कैसा कार्य उसका है, लेकिन प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है हर एक मंत्री, इसलिए प्रधानमंत्री जानता है कौन मंत्री किस लायक है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है कि आप भाई इस मंत्री की नियुक्ति करिए, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति तो करता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर क्वेश्चन हो कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। अगर क्वेश्चन हो कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। दोस्तों आगे हमने पढ़ा है राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और प्रधानमंत्री की आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, ये सभी हमने पढ़ा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक एक पॉइंट को और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे आपसे कहा गया है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है।
ध्यान दें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि आपने देखा शीर्ष तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रियों, मंत्रिमंडल या फिर प्रधानमंत्री सब कुछ होते हैं, तो इनको शपथ राष्ट्रपति ही दिलाएगा। वैसे भी हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय बता दिया था कि अधिकतर नियुक्तियां, शपथ, निर्वाह ये सब जो है राष्ट्रपति करता है, उसमें आपको विस्तार से समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। आगे है अगला पॉइंट आपका, मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसी कारणवश अगर किसी मंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ा तो वह अपना त्यागपत्र जो है वो प्रधानमंत्री को नहीं देगा, बल्कि आप ध्यान रखेंगे वो अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देगा। ध्यान दें, मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री अगर अपना त्यागपत्र देता है तो वो राष्ट्रपति को ही देगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे है आपका एक बहुत ही मेन पॉइंट दोस्तों, इसको जरा आप ध्यान दे के सुन लीजिए एक बार। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, तो इसमें आपसे कह दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होती है। योग्यता बताई गई है किसके लिए, मंत्री के लिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वह संसद के दोनों सदनों में से, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, तभी वह मंत्री बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो योग्यता में सबसे पहले जो योग्यता है वह संसद में किसी भी संसद के किसी भी सदन में से किसी एक का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। तो यहाँ आयु वाली बात ही नहीं उठती है। अगर लोकसभा का होगा तो कम से कम 25 वर्ष का जरूर होगा, और राज्यसभा का होगा तो कम से कम 30 वर्ष का जरूर होगा, इसलिए यहाँ आयु की चर्चा नहीं हो रही है। आगे बात करेंगे एक नोट पर। नोट में क्या कहा गया है, हारे हुए मंत्री को आवश्यक होने पर मंत्री बना जा सकता है। जो मंत्री हार गया है चुनाव में, उसको भी अगर बहुत आवश्यक है तो मंत्री बना सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, लेकिन एक शर्त होती है कि वह 6 माह के अंदर ही अंदर जो है किसी एक सदन की, या तो लोकसभा की या तो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ले। ये आवश्यक होता है। तो अक्सर देखा जाता है राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, तो ये आपका होता है। तो इसमें आपने देखा कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता में वह किसी एक सदन का सदस्य जरूर हो, तभी वह मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मंत्री बन सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन तो कई बार दोस्तों पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप जानते हैं मंत्रिमंडल में लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लेकिन चाहे जो हों, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, कुल मिला के पूरा मंत्रियों का समूह, पूरा मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो है लोकसभा के प्रति। बार बार आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, तमाम रहेगा ऑप्शन, लेकिन आप सही करना लोकसभा के प्रति। मंत्रियों का जो मंडल होता है, समूह होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन यहीं पर एक बात और आपको देखने को मिलती है, अगर कोई मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, व्यक्तिगत रूप से अकेले किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसको भी जवाबदेह होता है, तो वह जो है राष्ट्रपति के प्रति। तो व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन सामूहिक रूप से पूरा मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए दोस्तों। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमें देखने को मिला केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का प्रकार, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरा आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए। चलिए तो समझते हैं यहाँ पर मंत्रियों के प्रकार को। इसमें दिया गया है आपका केंद्रीय स्तर पर मंत्रिपरिषद में जो है वो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों में ध्यान से समझिए। एक होता है, यहाँ टा जो है कट गया है, एक होता है कैबिनेट मंत्री, और एक प्रकार होते हैं मंत्रियों का राज्य मंत्री, और एक ग्रुप होता है उप मंत्रियों का। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये 3 प्रकार के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो है वो मंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसको वहाँ देखेंगे। फिलहाल अभी एक केंद्र स्तर पर चल रहा है। मंत्रिपरिषद में जो है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। आइए तीनों को विस्तार से समझते हैं कि कौन ऐसे मंत्री होते हैं जिनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, किसको राज्य मंत्री और किसको उप मंत्री। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के बारे में बताया गया है आपसे। क्या कहा गया है, इन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं। तो सभी मंत्रियों में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय देता है, और जिनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं वो होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, वही आपके कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। इनको बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो मंत्रालय दिया जाता है, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय अथवा रेल मंत्रालय। ऐसे महत्वपूर्ण और भी हैं इसमें दोस्तों। तो ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट मंत्रियों को ही देता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा। कैबिनेट मंत्री कैसे होते हैं, ऐसे मंत्री होते हैं जिनके पास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है दोस्तों। तो इनकी शक्ति भी ज़्यादा होती होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्य मंत्री के बारे में। ध्यान से समझिएगा,
राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कि कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है, कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, और एक होता है जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है। इसका क्या मतलब, इसको कोई स्वतंत्र रूप से, ये जो है कैबिनेट मंत्री का सहायक नहीं होता है, इसको स्वतंत्र रूप से कोई एक मंत्रालय या एक दो मंत्रालय दिया जाता है दोस्तों। तो ये राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक हैं और एक प्रकार के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार। तो इसमें क्या है, ये जो राज्य मंत्री होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री को तो आपने समझ लिया, इसके पास जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, ठीक है। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री जो होते हैं सब कैबिनेट मंत्री होते हैं। अच्छा, राज्य मंत्री में दो प्रकार के होते हैं। यहाँ एक मंत्री इस प्रकार के होते हैं जो इसी कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए, और दूसरे प्रकार के जो राज्य मंत्री होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार मिलता है, यानी इसी में से ऐसे ही कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको दिया जाता है, स्वतंत्र होते हैं, इनका अपना एक मंत्रालय होता है। तो ये राज्य मंत्री दो प्रकार के हो जाते हैं दोस्तों। अब समझते हैं उपमंत्री। उपमंत्री क्या होता है? तो उपमंत्री जो है वो प्रशासनिक कार्यों के लिए जिन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वही आपके उपमंत्री होते हैं। तो ये प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। बाकी राज्य मंत्री में दो प्रकार के होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री की सहायक होते हैं और एक स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। और कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, तो इन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे रक्षा, गृह, विदेश मंत्रालय इत्यादि दिए जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसे एक बार और पुनः आप समझिए। देखिए, जैसे ये जो है आपका प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी हैं, और इनके मंत्रिमंडल में शामिल हैं यहाँ पर कैबिनेट मंत्री। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री के बाद जो है कुछ हैं जिनको कहा जाता है राज्य मंत्री, और उसके बाद कुछ होते हैं उप मंत्री। यहाँ जो आप ये डायग्राम देख रहे हो ये संख्या के आधार पर है। पीएम एक होता है लेकिन कुछ गिने चुने होते हैं कैबिनेट मंत्री, और उनसे ज़्यादा संख्या में होते हैं राज्य मंत्री, और उनसे ज़्यादा संख्या में होते हैं उपमंत्री। तो इसी को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। यही मंत्रिपरिषद होता है। प्रधानमंत्री के चारों तरफ होते हैं कैबिनेट मंत्री, और उनके चारों तरफ ज़्यादा संख्या में होते हैं राज्य मंत्री, और उनके चारों तरफ बहुत अधिक संख्या में होते हैं उपमंत्री। तो इसी को मंत्रिपरिषद कहते हैं। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और मंत्रियों की संख्या के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में क्या कुछ है। तो ऐसे तो मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन पहले हो जाता था, जितना भी इच्छा हो वो मंत्री की नियुक्ति करते चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान देंगे, एक है आपका 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। ध्यान रखिए दोस्तों, समय समय पर संविधान में संशोधन हुआ करता है कानून व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए। तो यहाँ पर एक 91 नंबर पर 90 के बाद 91वां संविधान संशोधन हुआ है जो कि सन 2003 में हुआ है दोस्तों। इसमें क्या तय किया गया, तो इसमें तय किया गया कि मंत्रियों की संख्या जो होगी वो लोकसभा सीटों की संख्या का 15% होगा, इससे अधिक नहीं होगा, है ना। तो आप जानते हैं लोकसभा में 545 सीटें हैं, उसमें से उसका 15% संख्या ही हो सकता है तीनों को मिला करके, मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों मंत्रियों की संख्या को मिलाकर जो संख्या हो वो लोकसभा का 15% यानी 545 का 15% ही होना चाहिए। अब आप निकाल लीजिएगा 545 का 15% कितना होता है, उतना ही संख्या होना चाहिए पूरे मंत्रिपरिषद का, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री तीनों की संख्या को मिलाकर। ठीक है, तो ये हो गया संख्या संबंधित क्वेश्चन। आगे अब और हम देखेंगे क्या, कार्य देखेंगे, इन मंत्रियों का कार्य देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का कार्य क्या होता है। उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, तमाम कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, सबका कार्य क्या होता है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो कार्य में आपसे कहा गया है क्या, कार्य में कहा गया राष्ट्रपति की सहायता करना, ये सबसे प्रमुख कार्य इसी के लिए होता है, ये निर्माण इसीलिए बनाया ही जाता है मंत्रिपरिषद दोस्तों। तो राष्ट्रपति की सहायता करना मंत्रिपरिषद में प्रत्येक मंत्री, प्रधानमंत्री सबका कार्य होता है, प्रमुख कार्य है। आगे है विकासात्मक कार्यों को करना और नीति निर्माण करना। तो इसमें और भी कई तमाम कार्य हैं। वास्तव में हमारी भलाई के लिए जितने भी कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं वो कार्य इन्हीं मंत्रियों के द्वारा ही किए जाते हैं, यही करते हैं, यही हमारे सभी भलाई के कार्य करते हैं, या फिर जो भी विकास वाला हमारा कार्य हो सब यही करवाते हैं सरकार के माध्यम से। तो इनसे संबंधित बहुत कार्य हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कार्य है वो है राष्ट्रपति की सहायता करना, क्योंकि राष्ट्रपति जो है जनता से सीधे जो है वो सीधे वो प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं जानता है, जनता से वो नहीं मिलता है। आप जानते हैं उसको जनता नहीं चुनती है, राष्ट्रपति को जनता बिल्कुल नहीं चुनती है दोस्तों। तो फिर राष्ट्रपति कैसे जाने कि जनता की क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, तो ये मंत्री ही जानते हैं।
प्रत्येक क्षेत्रों में क्या दिक्कत, क्या समस्या है, क्या यहाँ होना चाहिए। तो प्रत्येक विकासात्मक कार्य यही करते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति की अनुमति होती है, राष्ट्रपति की सहायता करते हैं, उनको संबोधित करते हैं, बताते हैं कि हाँ यही कार्य आवश्यक है, तो राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे हम लोग 2 शब्द देखने को हमको मिलता है, एक मंत्रिपरिषद और एक मंत्रिमंडल। ये 2 शब्द बार बार बोलते हुए आपने सुना होगा, किताबों में लिखा हुआ देखा होगा। आज हम लोग देखते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग बहुत ध्यान से डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पर हमने लिख दिया है आपके लिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है मूलभूत। 3 पॉइंट दे दिया है, तीनों में आपको संभवतः समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद की, फिर मंत्रिमंडल की। क्या है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। अभी आपने पढ़ा प्रधानमंत्री होता है, उसका मंत्रिपरिषद होता है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री कुल मिला के होते हैं। तो ये सबको मिला दिया जाए, सबका अगर सामूहिक रूप देखा जाए तो उसी को मंत्रिपरिषद कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। तो ये सभी के सामूहिक रूप को मंत्रिपरिषद कहेंगे। लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इसमें केवल प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, मतलब इसकी संख्या कम होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिक होती है और मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या जो है वो कम होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री एक ही होता है और कैबिनेट मंत्री कुछ होते हैं। कैबिनेट मंत्री कम होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है। तो ये मंत्रिमंडल में केवल 2 ही लोग होते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। लेकिन मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सामूहिक रूप से सबको ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो ये आपने देखा। आइए दूसरे नंबर पर देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद का क्या है, मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो बड़ा होता है। आप जानते हैं जब सभी मंत्री शामिल हो गए तो इसका ज़्यादा होगा ही, और इसमें लगभग 75 से 80 तक की संख्या होती है, इतनी संख्या होती है। वहीं पर अगर मंत्रिमंडल को देखें तो इसका आकार छोटा होता है और इसमें 15 से 20 ही लोग होते हैं, तो कम संख्या होती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री ही होता है, आपने देखा। आगे तीसरे पॉइंट पर देखते हैं तो इसे शक्ति मंत्रिमंडल ही जो है वो प्रदान करता है। जो मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, यही जो है मंत्रिपरिषद को शक्ति प्रदान करता है, आज्ञा देता है या पावर देता है दोस्तों। वहीं पर बात करें तो इसकी शक्ति अधिक होती है, किसकी, मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की शक्ति जो है वो तुलना में मंत्रिपरिषद से अधिक होती है तथा वास्तविक एजेंडा जो भी तय किया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही तय किया जाता है। ये क्यों मंत्रिमंडल बना दोस्तों, यहाँ एक बार ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो मंत्रिमंडल जैसे प्रधानमंत्री जो होता है उसको बैठक बुलानी होती है, तो अगर वो सबको बुलाएगा, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी राज्य मंत्री हैं, जितने भी उप, सबको बुलाएगा, उसमें समय लग जाएगा उसको। और वो थोड़ा सा बिजी पर्सन होता है, उसको इतना समय नहीं होता बार बार जब भी बैठक बुलाना हो सबको बुलाए। तो उसके लिए जो है मेन मुख्य क्या कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कैबिनेट मंत्री को ही प्रमुख जो है वो सभी पद दिए जाते हैं, सभी मंत्रालय दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी करते क्या हैं कि अपने केवल कैबिनेट मंत्रियों को, प्रमुख जो होते हैं उनको बुला लेते हैं और स्वयं मिलकर के कोई बैठक कर लेते हैं। तो इसको जो है मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसीलिए मंत्रिमंडल जो है बनाया गया। यहाँ नोट पर अगर आप ध्यान देंगे तो नोट में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। क्या कहा गया है, कहा गया पहले केवल मंत्रिपरिषद था। जी हाँ, पहले मंत्रिपरिषद ही था, मंत्रिमंडल था ही नहीं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मंत्रिमंडल को भी एक प्रकार बना दिया गया, कहा दिया गया जहां प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होंगे केवल, वह मंत्रिमंडल होगा। तो मूल संविधान में जो है केवल मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं है। इसको तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा वो जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया था आप संभवतः जान गए होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो सबको बटोरेगा बैठक करने के लिए, तो सबको आने में थोड़ा समय लग सकता है या कोई समस्या हो सकती है। और सब मुख्य होते भी नहीं, मुख्य तो इसके होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट मंत्री को बुला लेता है और अपनी बैठक संपन्न कर लेता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री जो बहुत होते हैं 15 से 20 होते हैं और एक प्रधानमंत्री होता है, 15-20 लोग मिलकर के अपनी बैठक कर लेते हैं। वहीं पूरी बारात बुलानी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो समस्या होती है। इसलिए मंत्रिमंडल जो है वो बनाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यही मंत्रिपरिषद होता है। संबोधन आपके समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो एक बार पुनः ध्यान दें, बहुत ध्यान से देखें। राष्ट्रपति जो होता है,
राष्ट्रपति किसी कार्य को जो है वो स्वयं नहीं करता, उसके पास शक्तियां तो बहुत होती हैं लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का हेड वो नहीं होता, क्योंकि वो शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। ये जानता ही नहीं है जनता की क्या परेशानी है, जनता कहाँ कैसे क्या है, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से इसको चुनती ही नहीं है, ये जनता से संलग्न ही नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से। केवल ये कार्यपालिका का हेड होता है, शक्तियाँ होती हैं लेकिन प्रयोग कर ही नहीं पाता है, जानता ही नहीं कहाँ क्या प्रयोग करें। तो इसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बनाया गया। मंत्री परिषद बनाया कि पूरा मंत्री परिषद में कई लोग होते हैं, सब मिलके राष्ट्रपति की सहायता करें और बताएं उसको कहाँ क्या कार्य होना चाहिए। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसमें सबसे मुख्य जो होता है वो प्रधानमंत्री, जी हाँ प्रधानमंत्री जी होते हैं। और प्रधानमंत्री का एक पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों, पूरा मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें आपने पढ़ लिया है कि इसी में जो है प्रत्येक मंत्री शामिल होते हैं। सबसे मेन जो होते हैं उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसके बाद जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं, और इसके बाद जो होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। ये इसी मंत्रिपरिषद को आप पढ़ रहे हैं, और ये होता किस लिए है, तो राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए ही होता है। अब इसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो होता है इसको एक चैप्टर के रूप में आपने पढ़ा। बाकी कैबिनेट मंत्री क्या होता है, ऐसे मंत्री होते हैं जिनको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो ये प्रमुख होते हैं, कम होते हैं। लेकिन वहीं पर राज्य मंत्री में दो प्रकार के मंत्री होते हैं। कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, और कुछ मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार के रूप में कोई मंत्रालय दिया जाता है, और वहीं पर उप मंत्री जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्य देखते हैं। तो इस पूरे जाल को, इस पूरे सिस्टम को ये क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इसमें अब ध्यान दें, अगर सभी लोग हैं, ये टोटल हैं, तो उसको मंत्रिपरिषद कहा जाता है, और इसमें से केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री है तो उनको जो है मंत्रिमंडल कहा जाता है। संभवतः आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब तक क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, तो सबके पास वीडियो पहुंचेगा, सब जानेंगे और लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बढ़ेगा और इससे हमको उत्साह मिलेगा, हम आपके लिए कुछ और कर सकें। तो इतना करिएगा दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा मंत्रिपरिषद क्या होती है। संभवतः इसको आपने समझ लिया होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मतलब केंद्र स्तर पर, है ना। हम लोग कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, एक बार पुनः ध्यान दें, हम लोग जो है कार्यपालिका का अध्ययन अभी जो है इसी कार्यपालिका का अध्ययन जो है वो कर रहे हैं। इसमें हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति को पढ़ लिया, प्रधानमंत्री को पढ़ लिया, मंत्रिपरिषद आज हमने मंत्रिपरिषद को भी पढ़ लिया। अब ये हमारा जो है केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का जो भी कुछ था सब समाप्त हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कार्यपालिका का जो हेड होता है राष्ट्रपति, उसके ना रहने पर कार्य करने वाला उपराष्ट्रपति, और उसकी सहायता करने वाला प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो ये सब कुछ, ये पूरे जाल को हमने पढ़ लिया है। अगर आपने एक भी वीडियो इसमें से मिस किया है तो उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि कंप्लीट अध्ययन आप कर सकें। और इसको पूरा होने के बाद अगले दिन हमारा कौन सा वीडियो होगा तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग राज्य स्तर पर अध्ययन करेंगे कार्यपालिका का राज्य स्तर पर अध्ययन करेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद। यहाँ भी आपने मंत्रिपरिषद पढ़ा, यहाँ भी पढ़ेंगे। ये केंद्र स्तर पर है, ये राज्य स्तर पर है, ठीक है। और इसके अंतर्गत महाधिवक्ता को हम लोग पढ़ेंगे, तब ये जाके कार्यपालिका हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हमारा ये कंप्लीट नॉलेज तैयार हो जाएगा। और इसी बीच हम आपको बता देंगे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और अनुसूचियाँ। चलिए, तो मैं बाल मुकुंद अब इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप नमस्कार, धन्यवाद।